माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा सपना होता है। ममता का एहसास और औलाद का सुख, शायद ही दुनिया में इससे बढ़कर कुछ है। लेकिन अफसोस कि ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। हमने अक्सर ऐसे दंपतियों के बारे में सुना है जो लाख कोशिशों के बावजूद माता पिता नहीं बन पाते। आज की हमारी ये पेशकश हमारा स्पॉन्सर्ड फीचर शो IVF आशा की नई किरण खास ऐसे ही लोगों के लिए है। IVF एक ऐसी तकनीक जो आज निसंतान दंपतियों के लिए एक आसान विकल्प के तौर पर उभर रही है। लेकिन दरअसल क्या है ये तकनीक? आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या इसके कोई नुकसान भी है? इसमें खर्च दरअसल कितना आता है? अगले आधे घंटे हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं इस वक्त गुड़गांव के नीलकंठ अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे साथ आपके और मेरे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए यहीं की वरिष्ठ डॉक्टर, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर बिंदु गर्ग मौजूद हैं। हाय डॉक्टर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर, IVF के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनफर्टिलिटी रेट जो है ख़ासतौर से अर्बन इंडिया में ये इतना ज़्यादा हाल के सालों में क्यों बढ़ रहा है? अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो 100 में से लगभग 15 कपल्स इनफर्टिलिटी ब्रैकेट में हैं आज की तारीख में अर्बन इंडिया में। देखो, इसका जो मेन रीज़न है वो आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, जैसे लेट मैरिज, लोग शादी लेट करते हैं, देन देर उनका कैरियर में पहले प्रोग्रेस करना, तो वो ज़्यादातर यंग कपल्स दे वांट द हाउस फर्स्ट। उनको ये चाहिए कि पहले हमारे पास गाड़ी हो, पहले हम कैरियर में सेटल हो जाएं। तो ये सब करते करते इतना एज बढ़ जाता है कि आफ्टर 30s दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट कि आपकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। और सेकेंडली हमारा जंक फूड, हेल्दी फूड नहीं, स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस है। सुबह से भागा दौड़ी शुरू होता है और शाम तक जब तक घर आता है तो वैसे ही आप इतना थक जाते हो। सो विद ऑल दिस स्ट्रेस, विद द लाइफस्टाइल चेंजेस, वैसे भी फर्टिलिटी कम होती है। एंड सेकेंडली देन दे डोंट हैव टाइम। जब आपने हमारे आदतों और हमारे लाइफस्टाइल की बात की तो इसमें स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स बिल्कुल, भी आती हैं। स्मोकिंग, यस, क्या उससे भी हमारे शरीर पर, हमारी फर्टिलिटी पर कोई असर पड़ता है? बिल्कुल। स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस फॉर बोथ फीमेल्स एज वेल एज द मेल्स। आजकल फीमेल रेट भी स्मोकिंग का बहुत बढ़ गया, अल्कोहलिज्म ऑल्सो। प्लस व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट तब कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस बहुत होते हैं। वेल, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन अगर आप इस सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी के ब्रैकेट में आ चुके हैं तो फिर IVF आपके लिए एक विकल्प है। डॉक्टर, आप लगातार ऐसे मरीजों से इंटरैक्ट करती हैं जो वो महिलाएं जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें दिक्कत आ रही है, तो आप ये किस आधार पर तय करती हैं कि अब IVF ही एक आखिरी विकल्प रह गया है? देखो, ऐसा नहीं है कि हम हर पेशेंट को एकदम से IVF का एडवाइस देते हैं। पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। मिनिमम टेस्ट जो हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो लेडीज़ के मिनिमम टेस्ट होते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड्स हैं, ब्लड टेस्ट है, उन बेसिस पे फिर डिसीजन लेते हैं। अगर हमको कुछ इन्वेस्टिगेशंस में निकलता है कि बिना IVF के प्रेगनेंसी हो सकता है तो पहले मेडिसिन से ट्राई करते हैं एंड द स्मॉल प्रोसेस लाइक इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस। या अगर हमको लगता है इन्वेस्टिगेशंस में कुछ ऐसा कॉज है जिससे प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकता है तो फिर IVF के लिए एनरोल कर लेते हैं। डॉक्टर, हम लगातार IVF की बात कर रहे हैं, इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये तकनीक दरअसल है क्या? इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। इसमें बेसिकली जैसे नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि आपका जो एग और स्पर्म ये अंदर बॉडी में नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तो हम आर्टिफिशियली भी उनको हम कोशिश करते हैं कि बाहर में इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करें। और जब एक बार फर्टिलाइज होके वो एम्ब्रियो बनता है फिर हमको यूट्रस में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए हम आपके IVF वार्ड में जाकर इसको ज़्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं नीलकंठ हॉस्पिटल के IVF लैब में आने के लिए। डॉक्टर, हम IVF लैब में मौजूद हैं। अब हमें बताइए कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है और दरअसल ये तकनीक पूरी तरह से है क्या? देखो, ये है हमारा टेबल। इसमें हम ये जो हम एग या जो जिसको बोलते हैं ओवम जब पिकअप करते हैं तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देके, दिस इज़ नॉट अ बिग एनेस्थीसिया बट अ शॉर्ट एनेस्थीसिया। तो इस टेबल पर जो है हम पेशेंट को लेटाते हैं। ये हमारा एनेस्थीसिया मशीन होता है। हम पूरा का पूरा इस बात को तैयारी करके रखते हैं कि अगर 1% पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास में पूरा बैकअप है। दिस इज़ एन ऑक्सीजन सिलेंडर, दीज आर द मॉनिटर्स, और ये होती है टॉप लाइट, OT टॉप लाइट। तो इसमें हमारे पास में सक्शन मशीन्स है। देयर इज़ अ सेंट्रल सक्शन मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई, so that when the anesthesia is given we are absolutely safe and we have all the equipment needed for any emergency if it happens. ये अल्ट्रासाउंड मशीन, ये machine is the very important gadget of any IVF lab. So this is a probe
ये विजाइनल, ये सारी जो टेक्निक है ये कुछ भी पहले होता था कि पहले एब्डोमिनल होता था कि छोटा ऑपरेशन करके, जिसको हम गिफ्ट टेक्निक बोलते थे, आजकल वो आउटडेटेड हो गया है। तो सब कुछ जो है वो थ्रू विजाइना होता है, जिसमें कोई पेट से या कोई ऑपरेशन का बात नहीं। सो दिस प्रोसेस हैज़ बिकम वेरी सिंपल डन। जब से ये प्रोब आया है, दिस इज़ अ ट्रांसविजाइनल प्रोब। इसमें हम एक नीडल अटैच करते हैं और अल्ट्रासाउंड के गाइड में हम इन एग्स को पिक कर लेते हैं एंड देन दीज एग्स दे गो टू द ट्यूब। एक बार जब हमने एग पिक कर लेते हैं जो कि ट्यूब्स में जाता है, तो वो जो फ्लूइड होता है फॉलिकुलर फ्लूइड, देयर इज़ ए कनेक्टिंग विंडो। यहाँ पे हम यहाँ पे स्टैंड करके रखते हैं, सम पर्सन जो हमसे ये ट्यूब लेके इमीडिएटली अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देता है। सो दिस इज़ द ओवम पिकअप रूम जिसमें पेशेंट को, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द मेन आईवीएफ लैब, जो ये वर्किंग लैब है। इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट और इसमें जो हमने जो भी पिक करते हैं हम उसको फिर हैंडल करते हैं। ये इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो। इसके अंडर में इसमें स्टेरिलाइज्ड एयर आता है ऊपर से सब भी। देयर आर टू टाइप्स, एक तो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है, एक वर्टिकल फ्लो होता है। इसमें जितनी भी ऊपर से ये जो एयर आती है फ्रेश, तो ये जो वर्किंग एरिया है दिस शुड बी स्टेरिलाइज्ड। तो हम वॉट एवर वी डू, जो भी हम करेंगे तो हमको हमेशा एयर प्योरिटी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो दिस इज़ द लैमिनर फ्लो। ये सब जो इक्विपमेंट पहले तो सब बाहर से आता था, बट अब इंडिया में ही बहुत कंपनीज बनाने लगी हैं। और ये इसका जो स्टेज है, दिस इज़ अ हीटेड स्टेज। देखो आप रखो हाथ, ये सब गर्म है बिकॉज हर पॉइंट पे हमको इसका टेम्परेचर मेंटेनेंस इज़ अ मस्ट। इफ़ इट गेट्स कोल्ड देन यू डोंट रियलाइज एंड यू मिस करते हो फिर फर्टिलाइजेशन। तो हर काम करते समय हमें टाइम का बहुत ध्यान करना पड़ता है, हम टाइम नहीं वेस्ट करें, टेम्परेचर शुड बी मेंटेन। इसमें माइक्रोस्कोप है जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठ के जो है स्पर्म्स को, जब एग्स हमने वहाँ से दिया तो दे सेपरेट द एग्स, वो फ्लूइड में होते हैं। एग्स के आसपास सेल्स होते हैं विच आर क्यूमुलस बोलते हैं, जिसको आपको उनको सेपरेट करना पड़ता है। सो दीज सेल्स आर सेपरेटेड हियर एंड आफ्टर द एग्स आर सेपरेटेड, द एग्स आर क्लीन्ड, डिन्यूड करने के बाद ही हम उनको स्पर्म से फिर फोकस करते हैं। दिस इज़ द कंटेनर्स जिसमें स्पर्म कलेक्शन होता है। और इसको भी हमें हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अगेन द हीटिंग बाथ्स, ड्राई बाथ, जिसको हमेशा ऑन करके हम टेम्परेचर मेंटेन करके। तो डॉक्टर, वहाँ से हमने एक महिला के शरीर से एग लिया और उसके बाद फिर हमने स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज यहाँ कर पे दिया। हमने एग को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में जो नॉर्मल आईवीएफ प्रोसेस होता है उसमें हम पहले ही जो है ये कलेक्शन स्पर्म का कर लेते हैं। एंड द स्पर्म कलेक्शन इज़ द हस्बैंड्स नो, वी गिव देम अ कंटेनर। ये हमारे पास स्पर्म कलेक्शन रूम्स होते हैं, वी सेंड देम देयर, दे कलेक्ट द स्पर्म्स ओवर देयर। और उसके बाद ये स्पर्म भी वॉशिंग होता है, पहले प्रोसेस होता है ये स्पर्म्स। ऐसे नहीं होता कि स्पर्म्स को आप नीट स्पर्म को नहीं डाल सकते, दिस इज़ प्रोसेस बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। और जब वो स्पर्म्स हम सेपरेट कर लेते हैं फिर इन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं। एक बार जब हमने उसको इंसेमिनेट कर दिया फिर ये इंक्यूबेटर्स होते हैं, दीज आर द इंक्यूबेटर्स जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इंक्यूबेटर्स में और एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होता है एवरी डे फिर इसका चेंज ओवर करते हैं। जो मीडिया होता है जिसमें ये रखे जाते हैं, जिससे इसको खाना मिलता है, उसका चेंज ओवर होता है। और जब हम देखते हैं ये एक फर्टिलाइज हो गया है, दो तरह का ट्रांसफ़र होता है, या तो हम डे 3 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो 5th डे विच इज़ अ बेटर ट्रांसफ़र, जिसको आजकल बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। और आजकल ज़्यादातर लैब्स वी आर ऑल डूइंग द ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र्स, क्योंकि सक्सेस अगर हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट ग्रो करता है तो सक्सेस इज़ मच बेटर। ये एक माइक्रोस्कोप होता है जिसमें ट्राइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, इसके अंदर कैमराज लगा होता है। पहले हम स्पर्म्स को इसमें देखते हैं, देयर इज़ अ मॉनिटर ओवर देयर। जब वॉश करते हैं तो स्पर्म का क्वालिटी क्या है, दिस कैन ऑल बी ट्रांसफर्ड। दिस इज़ नाइकॉन एंड दीज आर द मैनिपुलेटर्स। सो ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं इसमें हम डिश में एक एग लेते हैं, जब उसको सेपरेट किया, और एक स्पर्म लेते हैं एंड सी यू कैन सी द injectors. So from here we hold the egg and from here we take a sperm and we inject it. ये आजकल लोग बहुत पूछते हैं इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूशन। ये तब काम आता है जिसमें अगर स्पर्म काउंट हमारा बहुत लो होता है। एंड वी कैन हैव अ हैचिंग ऑल्सो, लेजर या फिर क्वालिटी स्पर्म की शायद बहुत क्वालिटी स्पर्म। जब आपका काउंट बहुत कम है या क्वालिटी बुरा है, यू कैन सेलेक्ट अ स्पर्म और आप एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हो, नॉट बाय द कन्वेंशनल आईवीएफ, बाय द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्फ्यूशन। और अगर कभी कभी एजिड एग्स होता है आप उसको लेज़र से हैच भी कर सकते हो। सो इट इज़ कॉल्ड एज एन असिस्टेड हैचिंग। उसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र से पहले वी जस्ट पुट अ लेज़र एंड वी हैच इट। इधर में दीज आर द preservations. You can preserve the embryos also, you can preserve the
द स्पर्म्स ऑल्सो हैं, ये सब होते हैं। बट आजकल ये स्लो फ्रीजिंग है, आजकल नए नए तरीके आ गए हैं जिसमें आप विट्रीफाई करते हो। सो दी स्लो फ्रीजिंग्स नॉर्मली दे आर नॉट डन। नाउ देर आर स्पेशल पाउचेस, देर स्पेशल एक मीडियाज होते हैं जिसमें आप एकदम से स्पर्म और एग डालते हो एंड विट्रीफाई कर लेते हो, विच इज़ कॉल्ड एज अ विट्रिफिकेशन। जब वंस वी फील कि हाँ ये बहुत अच्छा एम्ब्रियो है और हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वी कॉल द पीपल एंड दिस इज़ अगेन व्हेन वेयर वी ट्रांसफ़र द एम्ब्रियोज। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता, एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है एंड इट इज़ जस्ट ए 5 मिनट्स प्रोसेस और हम सब पेशेंट्स को 3 से 4 घंटे के बाद घर भेज देते हैं। डॉक्टर, इसमें अगर चांसेस की बात करें या सक्सेस रेट की बात करें तो वो क्या होते हैं? देखो सक्सेस रेट पहले कम था, अब ग्रेजुअली जैसे जैसे इंजेक्शंस का क्वालिटी बढ़ने लगा है, जैसे जैसे न्यू मीडियाज आ गए हैं, जैसे जैसे न्यू एडवांसमेंट्स इन दिस फील्ड, तो सक्सेस रेट पहले से बहुत अच्छा हो गया। बट फिर भी आप अगर स्टैटिस्टिकली सोचते हो, और स्टैटिस्टिक्स इज एनीवेयर इट कैन बी फ्रॉम 20% to 50% मैक्सिमम, बट एवरेज रेट 20 to 30%। क्या इस प्रोसीजर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो मेडिकली तो प्रूवन नहीं है, बट अगर 1% 2% है तो आपको एक इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, इफ़ यू वे द साइड इफ़ेक्ट्स अगेंस्ट द इफ़ेक्ट्स, ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो 1 और 2% ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई। लेकिन ये जो 1 और 2 साइड इफ़ेक्ट्स की हम 1 और 2% साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह के होते हैं और ये माँ पर होते हैं या बच्चे पर होते हैं? नहीं, बच्चे पे तो कुछ नहीं है। बच्चे पे तो हम अगर बहुत रिव्यू करें लिटरेचर को तो बच्चे के जो एनामलीज़ के चांसेस हैं वो बिल्कुल सेम 3% जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसीज में होते हैं। माँ में साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं, बट इंजेक्शन लगता है, सो कभी कभी पेनफुल इंजेक्शंस, बट अदरवाइज समटाइम्स दिस एनेस्थीसिया है, थोड़ा पिक है, थोड़ा पेन एब्डोमेंस, दीज साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी माइनर एंड दे ऑल कैन बी टेकन। ये तो किसी भी सर्जरी में होते हैं। ये टेकन केयर ऑफ है। किसी को थायराइड है तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, या पीसीओएस आपने कहा, क्या आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं आईवीएफ के लिए ऐसी महिलाओं को नहीं जाना चाहिए? नहीं, थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए एकदम आईवीएफ इज़ नॉट सोल्यूशन। थायराइड कंडीशन इज़ वेरी इजीली मैनेज्ड मेडिसिन से, और कंट्रोल्ड थायराइड हैज़ इज़ जस्ट लाइक दे कंसीव जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। और पीसीओ पेशेंट्स भी आजकल ड्रग्स हैं, बट ड्रग्स अगर नहीं इफेक्टिव होती तभी हम पीसीओ को एनरोल करते हैं। पीसीओ पेशेंट्स आर, ऐसा नहीं है कि अगर पीसीओ है तो तुमको आईवीएफ ही होगा, बट ड्रग्स बड़ी इजीली मैनेज हो जाता है। डॉक्टर, क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास एक्स्ट्रा फर्टाइल एग्स बच जाते हैं या स्पर्म्स, कुछ एक्स्ट्रा फर्टाइल स्पर्म्स रह जाते हैं जो आप कहीं स्टोर कर पाते हैं? अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा एग्स बन जाते हैं तो वी हैव द स्टोरेज फैसिलिटी ऑल्सो। आओ हम आपको अपना स्टोरेज किस तरह से ये स्टोर होता है, ये दीज आर द क्रायो कैन्स जिसको बोलते हैं, आप देखिए क्रायो कैन, इसमें दिस गैस, दिस इज़ अ लिक्विड नाइट्रोजन, और इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप कैन देख रहे हैं, कैनिस्टर्स बोलते हैं इसको। ये देखिए इसमें जो है यू कैन सी द स्ट्रॉस, सो दीज आर ऑल द एक्स्ट्रा एम्ब्रियो स्टोर। ये स्पेशल, वो मैंने आपको पहले भी बताया, विट्रिफिकेशन बोलते हैं, विट्रीफाई किया और इनको स्टोर करते हैं। So if there is a failure, we already have the stored embryos. We can transfer in the same woman. तो अगर आप इसको पूरा प्रोसेस को एनालाइज करें, हमने बॉडी से एग लिया अंडर एनेस्थीसिया, स्पर्म कलेक्शन किया, स्पर्म को वॉश किया, फिर फ्लो के अंदर उसको इंसेमिनेट किया। स्पर्म अगर कम है तो उसको इंडिविजुअली एक स्पर्म को आपने फ्यूज़ कर दिया, इंक्यूबेटर्स में रख दिया। डे 3 या डे 5 आप रोज़ फर्टिलाइजेशन चेक करते हो, जब आपने देखा उसका एक बहुत अच्छा एम्ब्रियो बन गया तो आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया एंड द एक्स्ट्रा एग्स वी स्टोर। इसके बाद इज देयर एनीथिंग मोर टू इट, या यहाँ पर उसके बाद प्रेगनेंसी नॉर्मल चलती है? इसके बाद प्रेगनेंसी अगर होती है तो नॉर्मल चलती है। आफ्टर 17 डेज वी कम टू नो द रिजल्ट। डॉक्टर, हमने आईवीएफ की तकनीक किस तरह से इस्तेमाल होती है ये तो देख लिया, प्रोसीजर हमने जान लिया, समझ लिया। इसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो कितना महंगा है ये, इसमें खर्च कितना आता है और एक आम आदमी की पहुंच में है या नहीं? देखो आजकल तो इतना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, कहीं से भी 80,000 से लेके मैक्सिमम 120 to 150 तक में, डिपेंडिंग अपॉन द केस। यानी 80,000 से 1.5 लाख, 1.5 लाख तक ऑन एन एवरेज, पूरा प्रोसीजर हम कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपना रहे हैं एंड आईवीएफ बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। वही रीज़न है, क्योंकि आजकल जो मिथ्स थे, सबसे बड़ा मिथ हमारे इंडिया में क्या होता था कि ये बच्चा आपका नहीं है। शुरू में लोग ये बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, क्या सोचते थे कि, और असली जो प्रॉब्लम होता था वो ये था कि लोग समझते थे स्पर्म कहीं और से आता है या टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ये भी आम धारणा है जो सुन के कभी कभी आप कोई मानेगा भी नहीं कि ये किसी मशीन में बच्चा बनता था 9 महीने। तो ये सब जो धारणाएं थी इनको कोई
कहीं पर कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिससे अवेयरनेस बढ़ती। मैगजीन्स में है, आजकल टीवी आता है, और आजकल हमारे फिल्म सेलिब्रिटीज़ ने इसको और जो है एक पॉपुलर कर दिया, बिकॉज नाउ पीपल फील कि एक एजुकेटेड आदमी सब जब कर रहे हैं तो ऐसा बात नहीं है कि इसमें कोई गलत बात हो। डॉक्टर, एक ART एक कैंपेन है नीलकंठ की तरफ से जो आप लोगों ने शुरू की है, एक और पहल है आप लोगों की, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें हमने जो एक आम जो मैगजीन्स होती हैं जो कि एक आम घर में वो लोग पढ़ते हैं, गृहिणियाँ जिसको बोलते हैं, तो उसको हमने मैगजीन्स में इस बात का सब अवेयरनेस रखा कि क्या टेक्निक है ये, दैट दिस इज़ नॉट एग्स फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज़ नॉट स्पर्म्स फ्रॉम आउटसाइड। सिर्फ ये कि आपके जब स्पर्म्स हम बाहर से लेते हैं वो उन्हीं केसेस में जब मेल फैक्टर में नील स्पर्म्स। सो दिस इज़ व्हाट द अवेयरनेस वी हैव क्रिएटेड थ्रू मैगजीन्स, टीवी चैनल्स की एक वो जो जनरल धारणा थी कि आप इससे बाबा मतलब जो सुपरस्टिशियस मेथड्स हैं वो छोड़ के अब हम एक साइंटिफिक भी तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो IVF के बारे में डॉक्टर गर्ग ने हमें तमाम चीज़ें बताई, तमाम पहलुओं पर रोशनी डाली। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तो IVF पर कुछ और सवाल और इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए और क्या क्या विकल्प एक पेशेंट के सामने होते हैं, ये भी आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद स्पॉन्सर्ड फीचर शो IVF आशा की नई किरण में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं बढ़ती इनफर्टिलिटी और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। डॉक्टर बिंदु गर्ग लगातार हमें बता रही हैं कि किस तरह से IVF ऐसे कपल्स के लिए मददगार साबित हो सकता है। IVF के अलावा डॉक्टर IUI जैसी टेक्निक्स भी आजकल हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। देखो, अगर 1% अपने को लगता है कि फीमेल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ट्यूब्स ओपन है, उसका लाइनिंग ठीक ठाक है, उसके एग्स भी बन रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम एक बार एक छोटा प्रोसीजर होता है जिसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस होते हैं, उसमें हम जो हस्बैंड्स का सैंपल होता है इसको लेते हैं, वॉश करते हैं और वॉश करके देन वी आर्टिफिशियली इंसेमिनेट इनसाइड द यूट्रस। बट वॉशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो वॉशिंग होता है, ये जितने इसमें स्पर्म्स में जो अनवांटेड चीज़ें जो यूट्रस में हम डायरेक्टली नहीं पहुंचाना चाहते, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं एंड देयर सो मेनी अदर डिब्री ऑल्सो, तो उसको हम वॉश करके सेपरेट कर देते हैं एंड ओनली द स्पर्म्स देन आर इंसेमिनेटेड। द चांसेस येस मच मोर देन द नॉर्मल प्रेगनेंसीज। यानी IVF, IUI, इसके अलावा अगर बात करें एग फ्रीजिंग या एग डोनर्स के बारे में तो यस, अगर हमको लगता है कि फ़ीमेल की एज बहुत है, लाइक मोर देन 45-50, और इनके हार्मोन लेवल्स आर वेरी हाई, और हमें इन्वेस्टिगेशंस में अगर पता चलता है कि इसमें एग बन ही नहीं रहा, देन वी टेक अ डोनर एग्स। डोनर, दिस इज़ नाउ वेरी प्रेवलेंट, बट डोनर्स में हम क्या करते हैं, दे आर द यंग फर्टाइल वुमेन एंड वी टेक देयर एग्स और हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज कर देते हैं एंड देन वी इंसेमिनेट। तो डॉक्टर, तमाम नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की। सरोगेसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद ज़्यादा पुराना है लेकिन अब भी इतना पॉपुलर नहीं है। अभी पॉपुलर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है बिकॉज सेलिब्रिटीज़ हैव टेकन एन ऑप्शन ऑफ सरोगेसी। तो लोगों को ये जो मिथ्स थे, और पहले ये लगता था कि सरोगेट्स मिलेगा कहाँ से, नाउ एक तो अवेलेबिलिटी हो गया इंडिया में, एंड सेकेंडली अगर 1% किसी की यूट्रस की लाइनिंग ही नहीं बन रहा है और इट इज़ ए डिजीज यूट्रस लाइक ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द यूट्रस, और हमको लगता है कि ये बिल्कुल लाइनिंग नहीं बन रहा है, तो इन तमाम फीमेल्स के लिए नाउ देयर इज़ एन ऑप्शन जो शायद सरोगेसी से पहले पॉसिबल ही नहीं था। एंड विद सरोगेसी दीज पीपल आर ब्लेस्ड विद बिकॉज एग तो इनमें बनता है, स्पर्म इनमें ठीक ठाक। तो जो हम कॉन्सेप्ट क्या है, आपने फीमेल एग लिया, हस्बैंड स्पर्म लिया, जब वो एम्ब्रियो बना तो आपने फीमेल में नहीं ट्रांसफ़र करके यू टेक अ हायर अ यूट्रस, हायर अ वॉर्म। डॉक्टर, डाइट की अगर बात करें तो ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट भी है जो फर्टिलिटी बूस्ट करती है? देखो, व्हाट इज सेड इज़ द डाइट विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। आजकल आप सुनते हो ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड, द डाइट्स रिच इन विटामिन ई, जैसे स्प्राउट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। लेस ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ दैट एनीथिंग विच इज़ वेरी फैटी एंड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा लेस कंज्यूम करना चाहिए, मोर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एक्सरसाइज। आप कितना भी बिजी शेड्यूल है आपका, बट हमको 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, एक्सरसाइजेस, हम ये एडवाइस तो नहीं करते कि हाँ बड़े बड़े जिम्स में जाओ कि वेरी विग्रस एक्सरसाइजेस, बट येस दैट इफ़ यू हैव अ गुड एक्सरसाइज शेड्यूल और 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, वो भी बहुत हेल्प करता है। एक आप ऐसा लाइफस्टाइल लीड करो जिसमें हेल्दी डाइट, मोर ऑफ स्लीप, मोर ऑफ
45 minutes to 30 minutes of brisk walking and बस एक स्ट्रेस फ्री नहीं. डॉक्टर जाने से पहले आप कोई ख़ास एडवाइस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? Yes, definitely. My advice is that don't think, अगर आपको suppose 1%, 2 years, 3 years, if you're not conceiving, इसको बिल्कुल no need to getting off taking it as a negative factor. Approach your doctor. आप पहले अपने local doctor को भी जा सकते हैं. एकदम से आपको कोई infertility specialist की ज़रूरत नहीं है. और एक IVF decision at the right time is very important for you to conceive. आप ये नहीं सोचिए पहले हम जो अनट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको ट्राई करें, या फिर ये कोई टैबू है हमारे पास कि अगर हम जाएंगे तो कोई सम सोशल टैबू. नो, दैट यू शुड टेक अ राइट एडवाइस एट द राइट टाइम बाय द राइट पीपल. Well, on that note, doctor, thank you so much. I'm sure all our viewers have benefited to a great extent with all your advice. Thank you so much for joining us. तो आज हमने जाना कि इनफर्टिलिटी सिर्फ एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं, बल्कि ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी जैसे हालात पैदा हों. लेकिन अगर ऐसा है तो डोंट पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमारे सामने IVF, IUI जैसी तमाम तकनीक हैं, तमाम विकल्प हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. हमें उम्मीद है कि आज हमारे शो में जो जानकारी हमने आपको दी है उससे आपको ज़रूर मदद मिलेगी. Thanks for watching.